कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। कला एवं संस्कृति के लेक्चर थोड़ा सा 4 से 5 दिन का ब्रेक हो गया। उस ब्रेक के बाद में हम इन लेक्चरों को देख रहे हैं। तो कला एवं संस्कृति के लेक्चर को जहाँ हमने छोड़ा था डांस पे, उसी डांस को हम कंप्लीट करते हैं और आगे कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार के कार्यों को आने से पूर्व आपके लेक्चर अपलोड होते रहे। तो आगे इस बात का हम ध्यान रखेंगे। हमने जो क्लासिकल डांस था वो क्लासिकल डांस हम देख चुके थे। मतलब जो शास्त्रीय नृत्य था उस शास्त्रीय नृत्य को हमने समझ चुके थे। उन शास्त्रीय नृत्य के विषय में हमने 8 नृत्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और कई सारे नृत्य को हमने जान लिया, जैसे कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कथकली, इनके बारे में हमने जान लिया। ओडिसी नृत्य, इन 5 नृत्यों के बारे में हमने जानकारी एकत्रित कर ली। अब 5 नृत्य हो गए। अब इसके बाद में हमारे 3 नृत्य बचे हुए थे। इनमें से एक नृत्य का नाम है कथक, दूसरे का नाम है शास्त्रीय और तीसरे का नाम है मणिपुरी। ये 3 नृत्य है, छोटे छोटे नृत्य है। इन छोटे छोटे नृत्यों को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस नृत्य में एक महत्वपूर्ण नृत्य आता है बेटा कथक। कथक नृत्य उत्तर भारत का एक प्रमुख नृत्य है और इस उत्तर भारत के नृत्य का जो विकास हुआ वो विकास सर्वाधिक मात्रा में अवध राज्य के दौरान हुआ। और अवध राज्य के समय में जो शासक थे वाजिद अली शाह, इनके द्वारा इस नृत्य को बहुत अधिक सहायता दी गई, राजकीय सहायता दी गई। और वाजिद अली शाह साहब के थे जो गुरु, उनका नाम था ठाकुर साहब। इन ठाकुर साहब के नेतृत्व में कथक जो नृत्य उत्तर भारत का था वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर इन्हीं ठाकुर साहब के वंशज आए, पुत्र आए, पुत्र के पुत्र आए, पुत्र के पुत्र आए। इनके द्वारा उत्तर भारत में कथक नृत्य को बहुत अधिक ख्याति मिली। पर इसी दौरान ये नृत्य उत्तर भारत में फेमस हुआ, परंतु इस उत्तर भारत में फेमस हो जाने के बाद में कई सारी अन्य जगह पर भी इस नृत्य ने अपने अपने रूप में, अपने अपने चरित्र में ख्याति प्राप्त की। अर्थात कथक उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, परंतु उत्तर भारत में जैसे अगर आप जाएंगे तो आपको लखनऊ का अलग प्रकार का नृत्य दिखाई देगा, मध्य प्रदेश आओगे तो नरसिंहपुर का अलग नृत्य, कथक नृत्य आपको अलग दिखाई देगा, जयपुर का अलग दिखाई देगा, बनारस का आपको अलग दिखाई देगा। तो मतलब यह है उत्तर भारत का कथक एक प्रमुख नृत्य, परंतु कुछ विशेषताओं में अलग अलग जगह पर वो फेमस हुआ उन विशेषताओं के कारण। इसलिए वहां पर उन घरानों के द्वारा उस नृत्य का क्या किया गया, नेतृत्व किया गया। जैसे किसी नृत्य में वेशभूषा पर बहुत अधिक जोर दिया, किसी क्षेत्र में किसी जगह पर बहुत अधिक नियम कानूनों पर जोर दिया गया, मतलब अर्थात जो नृत्य करने की परंपरा रहती है उसमें बहुत अधिक जोर दिया गया। किसी नृत्य में संगीत का समावेशन बहुत अधिक मात्रा में करने की कोशिश की। इस आधार पर कथक नृत्य को अलग अलग घरानों में बांटा गया और इस अलग अलग घरानों के कारण अलग अलग जगह पर वो फेमस भी हुआ। तो उत्तर भारत में फैलने वाला एक नृत्य, इस नृत्य की खास बात यह है कि इस नृत्य में जो नर्तक रहता है, जो नृत्य करने वाला रहता है, वो लगातार घेरनी खाता है। अर्थात एक जगह पर रहकर लगातार चारों ओर घूमते रहता है। और इस घेरने की पहली शर्त ये रहती है कि आपका घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह रहती है इसमें संगीत का प्रयोग किया जाता है और संगीत भी जो रहता है वो धीरे 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 जरूरत से ज्यादा गति करते चलता है। तो संगीत में आप एक संगीत, अगला आप जब चैप्टर पढ़ोगे संगीत, तो संगीत में भारत में 2 प्रकार का संगीत रहा है, एक हिंदुस्तानी और एक रहा है संगीत जिसका कहा गया कर्नाटक। तो हिंदुस्तानी संगीत में आप 2 प्रकार के संगीत देखोगे और उसी से तीसरा भी प्रकार बना। पहला आप देखोगे ध्रुपद, दूसरा देखोगे आप ख्याल, और ख्याल के बाद में एक देखोगे जिसे कहा गया टप्पा या ठुमरी। इस ठुमरी संगीत के ऊपर कथक को किया जाता है जो बहुत तेजी से किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है
तो कथक नृत्य किस संगीत के आधार पर किया जाता है? हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत में कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, ध्रुपद, ख्याल और टप्पा। टप्पा को ही ठुमरी भी कहा जाता है। जो टप्पा है वो पंजाब के क्षेत्र में जो संगीत को बहुत तेजी से गाया जाता है उसे टप्पा कहा जाता है, और बाकी क्षेत्र में उसे ठुमरी कहा जाता है। तो इस ठुमरी के आधार पर जो शास्त्रीय नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कथक। यहाँ तक की कोई दिक्कत है? चलो, यहाँ तक की जब कोई दिक्कत नहीं है तो अगला हम नृत्य देखते हैं, उसका नाम है शास्त्रीय नृत्य। पहले एक ही 7 नृत्य माने गए थे, एक नया नृत्य आया जुड़ा, और जुड़ने के बाद में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। उस नृत्य का नाम है शास्त्रीय। यह शास्त्रीय नृत्य 15वीं शताब्दी के समय में एक कृष्ण भक्त जो थे, जिनका नाम शंकर देव, उनके द्वारा इसे बहुत अधिक प्रसिद्ध किया। ये नृत्य असम में प्रसिद्ध हुआ, और असम में भी खासकर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। इस नृत्य में शंकर देव के द्वारा जो बातें लिखी गई, जिसके ऊपर नाट्य किए जाते थे, उसी के आधार पर भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए इस नृत्य को किया जाता है। धीमी धीमी गति से शुरू होता है और धीरे 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 गति को पकड़ते चलता है। कम से कम मुद्राओं का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इस नृत्य की खास बात यह है, पर इस नृत्य की खास बात सबसे प्रमुख ये है कि ये कृष्ण भक्त से संबंधित नृत्य है और जिसे प्रसिद्ध बनाने वाले शंकर देव थे। ये 2 बातें इसके लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी बात, सर्वाधिक ज्यादा फेमस कहां पर हुआ? असम में, और असम में भी कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी के तराई वाले क्षेत्र में। ये इस नृत्य की खास बात। पर अगला जो नृत्य है मणिपुरी, ये मणिपुरी नृत्य नाम से भले लगता हो मणिपुरी, पर इसका ओरिजिन जो है वो ओरिजिन हुआ बेटा असम में, अर्थात फेमस हुआ ये मणिपुर में। मणिपुरी नृत्य, मणिपुरी नृत्य मणिपुर में ख्याति प्राप्त की, पर जन्म हुआ असम में। इस नृत्य की खास बात यह है, दोनों बात याद रखिए, ख्याति कहां पे प्राप्त की? मणिपुर में। अब मणिपुर याद रखिएगा, मणिपुर के साथ बड़ा संबंध है, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इस नृत्य की खास बात यह है कि ये ग्रुप में या झुंड में किया जाने वाला नृत्य, और झुंड में किए जाने वाले नृत्य के साथ में इसमें ढोलों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। और ढोल का प्रयोग अधिक मात्रा में किए जाने के कारण ढोल इस नृत्य की आत्मा है, मतलब बिना ढोल के इस नृत्य को किया जाना असंभव। दूसरी बात यह है, यह नृत्य सीमित मुद्राओं में किया जाता है। कैसे किया जाता है? सीमित मुद्राओं में किया जाता है। ये आपको बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और धीरे 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 इस नृत्य को किया जाता है। ये इस नृत्य की खास बात है। ये नृत्य की खास बात अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगी तो आपको कभी कोई पॉइंट लिखने में दिक्कत नहीं जाएगी। प्रश्न कई सारे बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर जितने पॉइंट है, जितने हमने पॉइंट लिखे वही ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, और वही कहीं ना कहीं 3 नंबर के क्वेश्चन में, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको लिखने का मौका देते हैं। तो आप थोड़ी सी बातें ध्यान में रखिएगा। ये हमारे शास्त्रीय नृत्य हुए कंप्लीट। अब शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हो जाने के बाद में हमें लोक नृत्य पढ़ना है। अब लोक नृत्य पढ़ना है तो मैं लोक नृत्य नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा जरूर, परंतु उसके पहले आपको कुछ बातें पढ़ने का तरीका हम चेंज करने की कोशिश करें। यदि हम भारत का मैप बनाए, है ना, भारत का थोड़ा सा ठीक है,
यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारत में जितने राज्य हैं वहां पर स्वाभाविक रूप से लोक नृत्य प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भारत में स्थानीय जनजातियां का कहीं ना कहीं निवास है, चाहे कोई भी राज्य ले लीजिए। इसमें ये जो 7 राज्य और साथ में सिक्किम भी आता है, ये 7 राज्य जो है, ये 7 राज्य में लोक नृत्य का बहुत अधिक महत्व है। लोक नृत्य का बहुत अधिक महत्व होने के कारण आपसे प्रश्न इन 7 राज्यों के नृत्य पर पूछ सकता है। दूसरी बात, ये नीचे के 4 राज्य कौन कौन से बेटा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। अब तेलंगाना भी देखिए और थोड़ा सा उड़ीसा भी देखिए, मतलब हो गए 6 राज्य। ये 6 राज्य जो है, इन राज्यों में नृत्य किए जाते हैं, खासकर शास्त्रीय नृत्य। परंतु कुछ नृत्य है जो वर्तमान में बहुत अधिक प्रसिद्ध है और वो नृत्य यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में भी शामिल है। इसलिए इस नृत्य को, यहाँ के कुछ नृत्यकों को हम देखने की कोशिश करें। तो पहला स्लॉट कहाँ से देखेंगे, शुरुआत करेंगे हम कल यहाँ से। दूसरा यहाँ से इन 4 राज्यों को देखें, 6 राज्यों को देखिएगा। इसके बाद में आता है मध्य नृत्य। तो मध्य में कौन आता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 राज्य आते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहले एक ही थे, बाद में अलग हुए, 2000 के बाद में अलग हुए। तो कहीं ना कहीं दोनों की संस्कृति में कहीं ना कहीं जुड़ाव है। तो यहाँ पर भी कई सारी जनजातियां रहती है, तो यहाँ पर भी आपको नृत्य दिखाई देगा। इसी के अलावा आपको महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन 3 जगह पर भी आपको नृत्य दिखाई देंगे। तो मतलब 6 ये, 2 ये, 3 ये। तो हम इसके बाद में इन 3 राज्य का हम नृत्य देखेंगे, कौन कौन से नृत्य, तो हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू, आंध्र जो केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। इन राज्यों को फिर हम एक स्लॉट में देखने की कोशिश करेंगे और इन राज्यों के नृत्यकों को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे प्राय नृत्य जो रहेंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। शुरुआत हम यहां से करेंगे, चाहे थांगटा लो, चाहे गिद्दा लो, चाहे आप कालबलेरिया लो, कोई भी नृत्य लो, हमें सभी नृत्य को देखना है, परंतु कौन से राज्य से, क्योंकि प्रश्न जो पूछे गए, प्रश्न पूछना ही हमें बताता है कि हमें पढ़ना कैसा। तो प्रश्न बेसिकली पूछे गए हैं। बेसिकली कैसे पूछे गए? संबंधित नृत्य किस राज्य का है। दूसरा पूछने का तरीका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है, केरल का है, कर्नाटका का है, सिक्किम का है। तीसरा प्रश्न, किसी नृत्य की खास विशेषता, मतलब कुल मिला के 2 ही प्रकार के प्रश्न हुए, नृत्य की खास विशेषता, नृत्य की खास विशेषता और संबंधित राज्य। ये कहीं ना कहीं नेशनल लेवल की जो सर्विस रहती है उसमें आ जाता है, नेशनल लेवल के जो एग्जाम रहते हैं उसमें आ जाते हैं, स्टेट लेवल के इसमें भी हमें ये दिखाई देता है। ये 2 बातों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे लोक नृत्य बहुत अच्छे से कंप्लीट होते चलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को लगातार बनाते रहूं। कुछ कारण आने के कारण मैं वीडियो को नहीं बना पाया, पर अब कोशिश रहेगी कि लगातार ही वीडियो जिस प्रकार से पूर्व में जारी रहे वैसे ही वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहे। थैंक यू।